वेलकम टू टेक इजी क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो में आपको मैं कम से कम 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको आज का एक महत्वपूर्ण मोटिवेशन लाइन सुनाने जा रहा हूं, तो वो कर सुनते ही हम फिर आगे बढ़ते हैं। हिम्मत जिंदगी में कभी नहीं हारनी, हिम्मत जिंदगी में कभी नहीं हारनी। मुश्किलें तो हमेशा आएगी, पर मुश्किलों पे कामयाबी हासिल करने के लिए जुट जाइए। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करने जा रहे हैं आज हम केमिस्ट्री के बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो मतलब एग्जाम ग्राम विकास अधिकारी हो, कांस्टेबल हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो राजस्थान का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो जब भी केमिस्ट्री की बात आती है तो बात एक ही होती है, वो होती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। किसकी बात होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो आपके सामने क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने की थी। किसने की? थॉमसन ने की थी। यानी इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का क्या नाम था? थॉमसन। क्या नाम था? थॉमसन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आगे अगले क्वेश्चन की। प्रोटॉन की खोज किसने की दोस्तों? किसकी? प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने, और प्रोटॉन की खोज किसने की है? गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट बात करते हैं, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है। क्या? एक भारतीय का नाम जो एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, वो क्या है? कौन सा नाम है भारतीय वैज्ञानिक का? बोस। सुभाष चंद्र बोस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बोस नाम जुड़ा हुआ है। किसकी बात तो हो रही है? बोस की। यानी एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, वो है बोस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो चैडविक ने की। किसने की? चैडविक ने की। चैडविक। ठीक है, तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज और इलेक्ट्रॉन की खोज, तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो थॉमसन ने किसकी की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की हुई है। प्रोटॉन की किसने की है? गोल्डस्मिथ ने की है। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? तो चैडविक ने की है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके, यानी किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पे निर्भर करता है? तो किस पे निर्भर करता है? तो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉनों की दोस्तों संख्या पर निर्भर करता है। तो जब भी हमारी बात आती है कि रासायनिक व्यवहार किस पे निर्भर करता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के चारों ओर, क्या? इलेक्ट्रॉन के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है, परिक्रमण। परिक्रमण क्या मतलब? उसके चारों ओर क्या लगाना? चक्कर लगाने की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। तो किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा क्या होती है? धनात्मक होती है मेरे दोस्तों। क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। तो अपने दिमाग में एक चीज बिठा लो कि किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हमेशा सदा धनात्मक रहती है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? अब किसकी बात कर रहा हूं मैं? परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है, तो वो क्या है? C12। क्या है मेरे दोस्तों? C12। तो यानी परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है C12। क्या है दो मेरे दोस्तों? C12। नेक्स्ट हम देख रहे हैं आगे, न्यूक्लियस
की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या जो होती है उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है, हमेशा उसके परमाणु क्रमांक से क्या होती है, अधिक होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, अस्थायी नाभिक हल्का के साथ में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का लगभग समान संख्या होती है। यहां पे किसकी बात हो रही है कि न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है मेरे दोस्तों, समान होती है। संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, अब आगे का बात कर रहे हैं, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अनिश्चितता कांस्टेबल के एग्जाम में 2018 में हुआ था, उसमें पूछा था कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो हाइजेनबर्ग ने किया मेरे दोस्तों। किसने किया था, हाइजेनबर्ग ने किया था। तो आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, हाइजेनबर्ग ने किया था। ठीक है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी। नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, बट किन कणों की सहायता से की थी, क्या किन कणों की सहायता से की थी, तो वो अल्फा कण थे। कौन से में थे दोस्तों, अल्फा कण थे। कौन से थे, अल्फा कण। ठीक है, अब बात आती है कि नाभिक की खोज किसने की, नाभिक की खोज किसने की थी मेरे दोस्तों, नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। किन कणों को लेके की थी, वो अल्फा कण की थे। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, किस तत्व के रासायनिक गुण पर निर्भर करता है, किस तत्व के रासायनिक गुण पर निर्भर करता है, तो वो क्या होती है, परमाणु संख्या पर। किस पर निर्भर करता है मेरे दोस्तों, परमाणु संख्या पर। परमाणु संख्या पर किस पर निर्भर करता है, परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। मेसोन की खोजकर्ता, मेसोन के खोजकर्ता क्या है, युकावा। क्या है, युकावा। ये थोड़ा डिफिकल्ट नाम लगता है, पर युकावा से यूकेन से अब युकावा याद रख सकते हैं। तो जब भी हमारी बात आती है कि मेसोन की खोजकर्ता कौन है, तो वो मेरे दोस्तों कौन है, यूकाना है। कौन है, यूकाना। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। क्या बोल रहा है, मैं ये देखो, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है, चक्रण से है। किससे है दोस्तों, चक्रण से। जो चक्र घूमता है उससे बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ता है, किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है, किसी तत्व के रासायनिक गुण, क्या बोल रहा है, रासायनिक गुण कौन तय करता है, तो कौन तय करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करती है। कौन दोस्तों तय करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करती है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि महाभारत जैसे खूब सारे एपिसोड आपके लिए हमेशा मैं लेके आता रहता हूं। और अभी तक आपने इस वीडियो को छोड़ के मत जाना, क्योंकि अभी तो हम डटे रहेंगे। जब तक केमिस्ट्री के 500 क्वेश्चन नहीं करा के जाऊंगा तब तक मैं आपके साथ बना रहूंगा। तो हमारी मेहनत भी जारी है, बस आपकी मेहनत और बाकी है। तो दोस्तों लगे रहो। नेक्स्ट आगे बात कर रहे हैं, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। परमाणु क्रमांक 20 वाले, क्या बोल रहा है, परमाणु क्रमांक 20 वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2822 2882 2882 2882। दिमाग में बैठा लो, 2882 कौन किसमें होता है, 20 वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु के तत्व के लिए है, तो आपने दिमाग में वही है जो 20 परमाणु वाले था, 2882 2882। नेक्स्ट बन रहे हैं, स्वर्ण पत्र गोल्ड फॉइल जो होता है, किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करने के लिए रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की, तो वो अल्फा कण थे। अभी आपने थोड़ी देर पहले ऊपर क्वेश्चन देखा था कि नाभिक की कण की जब खोज की थी नाभिक की, तो उसमें कौन से कण यूज किए गए
गए थे तो अल्फा कण के थे। और अगर वो जो गोल्ड फॉइल लगाई गई थी, कौन सी, जो गोल्ड फॉइल लगाई गई थी उसमें अल्फा कण की, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या क्या पाया जाता है, तो विपरीत चक्र पाया जाता है मेरे दोस्तों। क्या पाया जाता है, विपरीत चक्र पाया जाता है। तो ये हमने लगभग 10-12 क्वेश्चन तो देख लिए हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, नाभिक की खोज किसने की, नाभिक में कौन सा कण पाए जाते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट थे। और किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद एक चीज और रह रही है यहाँ पे कि अस्थायी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा लगभग समान होती है। ये और हम आगे देखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ने से पहले एक नया कुछ है उसके बारे में हम देख रहे हैं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और बचे हैं। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है। क्या बोल रहा है ये, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। क्या अधिकतम संख्या पूछ रहा है, तो अधिकतम संख्या मेरे दोस्त कितनी होती है, 8 होती है, 8 होती है। क्या होती है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा की बात हो रही। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, दूसरी कक्षा की बात हो रही, दूसरी कक्षा की बात कर रहे हैं। और जब भी दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या की जब भी बात की जाती है तो हमें हमेशा कितना करना है, वहां पे 8 करना है, ठीक है। कार्बन की परमाणु क्रमांक संख्या 6 तथा परमाणु भार 12 है, तो नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं। जब भी हमारी बात होती है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और भार अगर 12 है, तो नाभिक में जो हमेशा प्रोटॉन होते हैं वो कितने होते हैं, वो केवल और केवल 6 प्रोटॉन होते हैं। कितने होते हैं, केवल और केवल 6 प्रोटॉन होते हैं। परमाणुविक संख्या Z तथा द्रव्यमान A, द्रव्यमान संख्या क्या है, A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हमेशा क्या होती है, 2। तत्व 92U235 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है। क्या बोल रहा है कि यूरेनियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है। अब यूरेनियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, तो यूरेनियम में प्रोटॉनों की संख्या हमेशा कितनी होती है मेरे दोस्त, 92 होती है। कितनी होती है, 92। और यूरेनियम सबसे विश्व का सबसे महंगा पदार्थ है, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। सबसे ऐसा महंगा तत्व है वो यूरेनियम है। सोडियम की परमाणु संख्या 11, क्या बोल रहा है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। परमाणु द्रव्यमान की बात कितनी हो रही, 23 की। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः कितनी होती है, तो मेरे दोस्त एक ही चीज है, प्रोटॉनों की संख्या बात हो रही है, तो परमाणु संख्या कितनी है, 11, तो प्रोटॉन 11 है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन भी 11 है, केवल न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन 12 होंगे मेरे दोस्त। कितने होंगे, 12 होंगे। तो अपने दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जब परमाणु द्रव्यमान अगर 23 है और परमाणु संख्या अगर 11 है, तो वो वहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है, न्यूट्रॉन की संख्या 12 है और प्रोटॉन की संख्या 11 है। यूरेनियम 92, यूरेनियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, अभी हमने ऊपर ही देखा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। क्या बोला है, किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन है, कि सबसे ज्यादा अच्छा कथन कौन सा माना जाता है, तो द्रव्यमान की संख्या विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है, कि द्रव्यमान की जो संख्या होती है वो विपरीत तत्व के परमाणु भार से भिन्न हो सकती है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है, तो 10-10 mm होती है मीटर। ये ध्यान रखना, 10-10, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है। क्या बोल रहा है, किसी तत्व की परमाणु संख्या कितनी है, 35 है, तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। 18 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 18 होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या लगभग समान होती है, इसलिए इसमें कितनी होगी, 18 होती है।
किसी तत्व का परमाणु में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा, की संख्या कितनी होगी। तो आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि द्रव्यमान संख्या हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दो तो वो कितनी हो रही है, लगभग 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, यानी 4 हो रही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम देखते रहे हैं। अभी आगे देखो, ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या क्या है। क्या बोल रहा है, ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या कितनी क्या है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है। परमाणु में किससे कम होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है। किससे कम होती है मेरे दोस्त, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की थी तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी के बिना विक्षेपण से पार करके चले गए थे। अब देखो, रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी, नाभिक की खोज की थी। नाभिक पे किसके कण डाले गए थे, अल्फा कण डाले गए थे। कौन से वो यूज की थी, तो गोल्ड फॉइल की यूज की थी। और अधिकांश जो अल्फा कण थे वो धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। ठीक है, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। किससे ज्ञात करा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। किससे किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक की विन्यासीकरण के द्वारा, विन्यासीकरण के द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसके निर्धारण में किसी तत्व का परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है। क्या बोल रहा है, किसके निर्धारण, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है। तो किसमें नहीं करती है, नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या बोल रहा है, नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या पर यह निर्भर नहीं करती है। ठीक है, रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी। किसकी बोल रहा है, रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी, तो हेनरी ने की थी। किसने की थी, हेनरी। और हेनरी के आगे क्या लिखोगे आप, बेक्रेचेरल। ठीक है, ये नाम देखो। रेडियोधर्मी पदार्थ में उत्सर्जित करते हैं, रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं क्या उत्सर्जित करते हैं, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा और गामा जो कण होते हैं वो ये क्या करते हैं दोस्तों, उत्सर्जित करते हैं। चलते रहते बहुत सारे क्वेश्चन, पर अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया हो तो रोकते जाना, रोक के देख लेना। पीडीएफ का लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूं, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो इसका, वो भी आपको मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। पर एक भी क्वेश्चन आपके छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। अल्फा और बीटा कणों, बीटा विकिरणों की खोज किसने की थी, अल्फा और बीटा की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि नाभिक की खोज जब की थी तब उसको अल्फा कणों की रिक्वायरमेंट थी, उस टाइम उन्होंने अल्फा कणों की खोज की थी। तो अल्फा और बीटा कणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी, तो वो भी किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। यानी आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, अल्फा बीटा और गामा तीनों किरणों की खोज रदरफोर्ड ने ही की थी। किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। अल्फा कण किरणें हैं, अल्फा कण क्या है, हीलियम के पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अल्फा कण कहलाते हैं। बीटा कण क्या होते हैं, ऋण आवेशित कणों से पैदा होती। किससे होती है, ऋण आवेशित कणों से। बीटा जो किरणें होती है वो ऋण आवेशित कणों से होती है। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, क्या बोल रहा है, किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो ऋणात्मक आवेश किसमें होता है, गामा किरणों में। किसमें, गामा किरणें क्या होती है, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। क्या बोल रहा है ये, कि रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित
द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा द्वारा उत्सर्जित उच्च जो ऊर्जा होती है, उच्च ऊर्जा युक्त किरणें जो होती है वो क्या कहलाती है? गामा किरणें कहलाती है। एल्फा किरणें हीलियम प्लस प्लस आयन होते हैं, बीटा किरणें ऋण आवेशित कणों से होती हैं और गामा किरणें रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? बोरोन का। किसका प्रयोग किया जाता है? बोरोन का। आपके दिमाग में याद हो जाना चाहिए। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु बोरोन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? बोरोन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अगर लाइक करना चाहते हो तो लाइक कर दो। अगर कुछ नया टॉपिक भी आपको चाहिए तो उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बता दो ताकि हम उसके बारे में भी आपके वीडियो लेके आएंगे। एक ही प्रकार का परमाणु किस में मिलता है? क्या बोल रहा है? एक ही प्रकार का परमाणु किस में मिलता है? तो वो प्रकृति में ही मिलता है। तो प्रकृति तत्व जितने भी है उसमें क्या होता है? एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। वायु क्या है? देखो, वायु अपने आसपास में क्या है? वातावरण है। वातावरण में क्या है? वायु है। और वायु क्या है? एक मिश्रण है। अनेक प्रकार की गैसें मिली हुई है वायु के अंदर। तो वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। अमोनिया है। अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। अमोनिया क्या है? अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। अमोनिया क्या है? अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। तो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। अमोनिया क्या है? अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। हीरा है। हीरा क्या है? हीरा एक तत्व है। डायमंड, हीरा एक तत्व है। सबसे कठोर क्या होता है? हीरा होता है और हीरा एक तत्व है। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। क्या बोल रहा है? जल एक यौगिक है। क्या बोला इसने? जल एक यौगिक है। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए भिन्न तत्व होते हैं। रासायनिक बंधन से जुड़े हुए तत्व क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, क्योंकि दो रासायनिक तत्व जो जुड़ रहे हैं वो भिन्न होते हैं। इसलिए ये यहाँ पे जल एक यौगिक है। योग हो रहा है। क्या हो रहा है? योग हो रहा है। जल एक यौगिक है यानी योग हो रहा है। और किसका योग हो रहा है? दो रासायनिक भिन्न तत्वों का योग होता है, क्योंकि सेम वैल्यू तो जुड़ेगी नहीं यो जल में। तो दो भिन्न तत्वों का योग से जल बन रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं? यौगिक। और जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। H2O होता है। H2 में दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। दो क्या है? हाइड्रोजन है और एक तत्व किसका है? ऑक्सीजन है। ठीक है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जल एक यौगिक है और दो भिन्न रासायनिक से मिला हुआ है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर क्या बनता है? देखो क्या बात हो रही है यहाँ पे कि दो, ये बोल रहे हैं कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ, क्या बोल रहे हैं? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने पे हमेशा मिश्रण बनता है। हमेशा क्या बनता है? हमेशा क्या बनता है? मिश्रण ही बनता है। तो अपने दिमाग में याद हो जाना चाहिए कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को मिला देने पर हमेशा क्या बनता है? मिश्रण बनता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और उपधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, क्या बोल रहा है? ऐसे कण जिसमें धातु और उपधातु दोनों प्रकार के कण पाए जाते हैं उसको हमेशा क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। जिसमें धातु और उपधातु दोनों के कण पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। विरंजक चूर्ण यौगिक है। क्या बात हो रही है? विरंजक चूर्ण क्या है? तो विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण एक यौगिक है।
यौगिक क्या होता है, अभी बताया था। यौगिक क्या होता है कि जिसमें दो या दो से अधिक मिश्रण जुड़े हुए, भिन्न पदार्थ जुड़े हुए, उनको यौगिक कहते हैं। और विरंजक चूर्ण क्या है, यौगिक है। बट बारूद होता है, बारूद क्या होता है, बारूद एक मिश्रण है, क्योंकि बारूद बनाने के लिए समान अनुपात मिलाया जाएगा तो बारूद बनेगा, इसलिए बारूद क्या है, बारूद एक मिश्रण है। ठीक है। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की, क्या बोल रहा है, परमाणु सिद्धांत की किसने खोज की, तो जॉन डाल्टन ने की थी। किसने की थी, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। दिमाग में याद होना चाहिए, परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की, तो जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन से कण होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ना परमाणु के नाभिक के अंदर कौन से कण होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, तो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये क्या होता है, इतना उसमें आवेश होता है। कितना, -1.6 इंटू 10 की पावर -19, यानी घात कितनी है, 19। इतना क्या होता है, इसमें आवेश होता है। नेक्स्ट हम आगे बात कर रहे हैं, परमाणु विद्युत होते हैं। परमाणु विद्युत क्या होते हैं, उदासीन रूप होते हैं। क्या होते हैं, उदासीन रूप होते हैं। तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि परमाणु जो होते हैं वो सिद्ध विद्युत क्या होते हैं, उदासीन रूप होते हैं। क्या होते हैं, उदासीन रूप होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, एक नाइट्रोजन में एक बीटा उत्सर्जन के बाद कितना बनने वाला पदार्थ क्या होगा, Mg, मैग्नीशियम। क्या होगा, मैग्नीशियम Mg होता है। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा में को 2 गुना कर दिया जाए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगुना कर दिया जाए, क्या बोल रहा है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी की क्षारण में क्या होता है, तो अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती है, रेडियोधर्मी क्षारण क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयुकाल 4 महीने है तो पदार्थ की 3/4, क्या, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अगर अर्ध आयुकाल 4 महीने है तो पदार्थ की 3/4। ठीक है। बाघ का क्षय होने का समय लगेगा, क्या, ये क्या बोल रहा है, 3/4 बाघ का क्षय होने में समय लगेगा। देखो, रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयुकाल कितने महीने हैं, 4 महीने हैं। रेडियो एक्टिव अर्ध आयुकाल कितना है, 4 महीने। इस पदार्थ की भाग का क्षय होने में कितना समय लगेगा, 3/4 भाग को अगर मुझे क्षय करना है तो मुझे डबल टाइम लगता है। जितना अर्ध आयुकाल होता है उसका 2 गुना टाइम लगता है 1/3 भाग को निपटाने के लिए। तो इसलिए इसमें कितना महीने लगेंगे, 8 मंथ लगेंगे मेरे दोस्त। कितना लगेंगे, 8 महीने लगेंगे। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है, यूरेनियम की डेटिंग से। किससे किया जाता है, यूरेनियम की डेटिंग से किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में पूछा था, आरएस में भी पूछा था, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। इसलिए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो केमिस्ट्री तो लगभग सब में आती है। चाहे आप एसएससी जीडी दो, चाहे कांस्टेबल दो, चाहे आपको अगर रेलवे का एग्जाम दो, किसी भी टाइप का गवर्नमेंट का अगर सेंट्रल लेवल का भी एग्जाम देते हैं तो केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग की से किसका निर्धारण होता है, तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है मेरे दोस्त। किसका होता है, जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। किसमें, जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है रेडियो कार्बन डेटिंग से। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआईपी,
मोस्ट इंपोर्टेंट VVIP यानी बहुत इंपोर्टेंट है, परमाणु बम बनाने का आविष्कार किसने किया? तो ओटो हॉर्न ने किया था। किसने किया था? ओटो हॉर्न ने किया था। याद रख लेना, ओटो हॉर्न ने किया था। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ओटो हॉर्न ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर आपने अभी तक केवल वीडियो ही देख रहे हैं तो मेरी गुजारिश है कि कॉपी पेन भी साथ में ले लें। जो भी आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कभी नहीं सुना हुआ है, उस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लें। बाकी आप वीडियो देखते रहें और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको शेयर भी करते रहो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? क्या बोल रहा है? परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वो विखंडन सिद्धांत पे काम करता है, क्योंकि परमाणु का हमेशा हमेशा विखंडन ही किया जाता है। ठीक है, तो परमाणु शक्ति संयंत्र का सिद्धांत हमेशा विखंडन पे काम करता है। किस पे काम करता है? सिद्धांत विखंडन पे काम करता है। किस प्रकार के अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरणें पैदा होती है? क्या बोल रहा है? किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? तो वो किससे होती है? विखंडन अभिक्रिया से होती है, क्योंकि विखंडन परमाणु का होता है, विखंडन यूरेनियम का करेंगे, इसलिए परमाणु शक्ति संयंत्र के सिद्धांत विखंडन पे काम करते हैं। और यूरेनियम सबसे महंगा और सबसे खतरनाक धातु मानी जाती है, और जब भी यूरेनियम का अगर विखंडन कर रहे हैं तो यह अभिक्रिया सबसे हानिकारक होगी। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। क्या बोल रहे हैं? नाभिकीय संलयन से। अब हम लोग बोलते हैं कि सूर्य इतनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है, तो वो किससे करता है? नाभिकीय संलयन से करता है। नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? क्या बोल रहा है? कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो बारी जल करता है। क्या करता है? मंदक का काम कौन करता है? बारी जल करता है। कौन करता है? बारी जल करता है। विखंडन की अभिक्रिया उत्तरदायी होती है। विखंडन की अभिक्रिया किस पर उत्तरदायी होती है? परमाणु बम से ऊर्जा मुक्त करने के लिए। किससे होती है? परमाणु बम से जो ऊर्जा मुक्त करनी है उसके लिए उत्तरदायी होती है विखंडन की भी। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। कोबाल्ट 60 कहाँ यूज होता है? आमतौर पर चिकित्सा के क्षेत्र में होता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। क्या करता है? उत्सर्जित, ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है। तो हमारे दिमाग में छप जाना चाहिए कि कोबाल्ट 60 कहाँ यूज आता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। क्या उत्सर्जित करता है? गामा किरणें उत्सर्जित करता है। और ये भी पूछ सकते हैं कि कोबाल्ट 60 से कौन सी किरणें भी उत्सर्जित की जाती है? तो वो गामा किरणें उत्सर्जित की जाती है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? क्या पहले हमने परमाणु बम की बात की थी, अभी यहाँ पे किसकी बात हो रही है? हाइड्रोजन। ये अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पे कार्य करता है। किस पे करता है? अनियंत्रित, दिमाग में आ जाना चाहिए, अनियंत्रित संलयन पे काम करता है। किस पे काम करता है? अनियंत्रित संलयन। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायुकाल 10 दिन है, तो इसका अभिप्राय है कि पदार्थ की 3 बैग विखंडन में 20 दिन लगेंगे। अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? एक पदार्थ की अर्ध आयुकाल अगर 4 महीने है तो उसका 1/3 भाग को खत्म करने में या विखंडन कर कितना टाइम लगेगा? तो क्या बताया? डबल हो जाता है। बताया आपको, यहाँ पे भी सेम का सेम। अर्ध आयुकाल अगर 10 दिन है, कितना है? अर्ध आयुकाल अगर 10 दिन है तो पदार्थ की 3/4, कितना? 3/4 3/4 विघटन करने में 20 दिन लगेंगे। कितने लगेंगे मेरे दोस्त? 20 दिन लगेंगे। चलिए आगे बढ़े। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं। ऐसा कौन सा रेडियोधर्मी है जिसका भारत में अथाह भंडार पाए जाते हैं? क्या भारत के अंदर बहुत सारे भंडार पाए जाते हैं? वो केवल क्या है? थोरियम। क्या है? थोरियम। रेडियोधर्मी सबसे भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कौन सा है? थोरियम। तो आपके दिमाग में याद होना चाहिए थोरियम।
कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन है, कौन सा ईंधन है? तो समृद्ध यूरेनियम, याद कर लेना, समृद्ध यूरेनियम होता है वो किसमें काम आता है? कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन में काम आता है। नेक्स्ट आगे देख रहे हैं, कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होता है? कार्बन डेटिंग किसकी आयु की? तो मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन पीछे भी बता चुका हूं, जीवाश्म की। किसकी आयु का निर्धारण करता है? जीवाश्म की। किसकी? जीवाश्म की। किसके द्वारा किया जाता है? कार्बन डेटिंग। किसके द्वारा? कार्बन डेटिंग के द्वारा। किस तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या उपस्थिति के कारण होती है? तो किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होती है? तो वो न्यूट्रॉन के कारण होती है। किसके कारण होती है? न्यूट्रॉन के कारण होती है। किसके कारण होती है? न्यूट्रॉन के कारण होती है। किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोपन वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो जाती है। क्या बोल रहा है ये? ध्यान से सुन लो आप। आ गया, मान लो आ गया क्वेश्चन दिमाग में और एग्जाम में कि किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है पर न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। क्वेश्चन छप गया, लिख लो, छप गया है, ठीक है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक की कहते हैं, किसको कहते हैं? तो ट्राइट्रिटियम को कहते हैं, ट्राइट्रिटियम को कहते हैं। हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो वो 3 होती है। कितनी होती है? वो 3 होती है। तो हमने इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, आपके दिमाग में छप जाने चाहिए कि कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? बारीजल, और बारीजल D2O दिमाग में। अभी तो हम इसके एक एक टॉपिक लेके आऊंगा आपको। इसमें हम सोच रहे हैं कि आपको केमिस्ट्री का टॉपिक टू टॉपिक एक बड़ा कम से कम 10 लेक्चर का एक ऐसा लेके आए प्ले लिस्ट आपके लिए कि जिससे आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट, उसके बाद जिंदगी में केवल रिवीजन करने का ही काम रहेगा, कभी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सर्वाधिक समस्थानिक किसमें पाए जाते हैं? तो पोलोनियम में पाए जाते हैं मेरे दोस्त। किसमें पाए जाते हैं? पोलोनियम में। एक चीज और आप देख लो कि जब भी आपको अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो आपको परमाणु के ये नाम है जो है बेसिक आवर्त सारणी, वो तो याद होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, जिंक, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। 101 से 101 कभी वीडियो लेके आऊंगा, 101 से 101 नाम आपको बना के बताऊंगा कैसे बोलते, कैसे याद रखते, इसका भी वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं पोलोनियम में के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 27। और सर्वाधिक समस्थानिक किस में पाए जाते हैं? पोलोनियम में। और कितने पाए जाते हैं? 27। कितने पाए जाते हैं? 27 पाए जाते हैं। आइसोटोन होते हैं समान संख्या में न्यूट्रॉन। आइसोटोन में क्या होते हैं? समान संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। समान संख्या में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। दिमाग में एक बात बिठा लो कि आइसोटोन होते हैं समान संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? समान संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उनको कहते हैं। जब भी किसकी समान की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक याद चीज सम की बात, समान यानी सम। अब बात हो रही है समान इलेक्ट्रॉन जिसमें पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक्स। सम इलेक्ट्रॉनिक्स क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक्स यानी समान इलेक्ट्रॉन। याद आया? ठीक है। किसके उत्सर्जन से समबारिक उत्पन्न होते हैं? समबारिक किससे? बीटा का अगर उत्सर्जन हो रहा है तो मतलब आप समझ जाना कि बीटा का अगर तो समबारिक उत्पन्न होगा। समबारिक अगर उत्पन्न हो रहा है तो मतलब समझ जाना बीटा किरणें से हो रहा है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर चिकित्सा और कैंसर क्षेत्र में उपयोग होता है। तो इसे किसमें होती है? उत्सर्जित क्या करता है? गामा किरणें करता है। पहले ही पढ़ चुके थे, रिपीटेड है, पर आपको रिपीटेड इसलिए है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि 2 बार क्वेश्चन उसी को पढ़ा जाता है जो एग्जाम में पूछा जाता है।
रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा होता है? तो कोबाल्ट 60 होता है। क्या? कोबाल्ट 60 होता है। क्या होता है कोबाल्ट 60? रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए क्या यूज किया जाता है? कोबाल्ट 60। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। अब अम्ल की बात आ रही है तो क्षार की भी बात आएगी, अम्ल क्षार पीएच की बात आएगी। एक वीडियो बनेगा इसके लिए भी आपको, क्योंकि अम्ल क्षार पे एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो मैं चाहता हूं कि उस वीडियो को आप बना के आप तक पहुंचाऊंगा ताकि आपको उसका कोई भी नंबर आपके कभी नहीं कटे। ठीक है। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लिटमस पत्र का यूज किया जाता है। लिटमस किसका यूज किया जाता है? लिटमस पत्र, एक कागज होता है लिटमस पत्र, उसका यूज किया जाता है। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? जल में घुलनशील भस्म जो बेस होता है उसको क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। पीएच का मान निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है सोर्सेनसन के द्वारा। किसके किया जाता है? सोर्सेनसन के द्वारा। तो आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान करते हैं। भस्मों का स्वाद कैसा होता है? तो भस्मों का स्वाद कैसा होता है? खारा होता है। कैसा होता है? खारा होता है। अब हमारे तो दिमाग में खारा मीठा ही चलता रहता है सॉरी। तो खारा मीठा की जब भी बात हो रही है तो दिमाग में कि भस्मों का स्वाद कैसा होता है? तो भस्मों का स्वाद कैसा होता है? भस्मों का स्वाद खारा होता है। कैसा होता है? खारा होता है। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है तो कितना होता है? सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच हमेशा 7.35 से लेके 7.45 तक चलता है। कितना? 7.35 से लेके 7.45 तक चलता रहता है। दूध का पीएच का मान कितना होता है? 6.66। पीएच के लिए एक स्पेशल वीडियो आपके लिए तो बनता ही है, मैं बना के तो लाऊंगा, पर अभी आपको यहाँ पे बेसिक समझा देता हूं, क्योंकि क्या पता आप वीडियो देखो या नहीं देखो, पर मेरा ये मानना उस वीडियो को एक बार आप जरूर देखना, क्योंकि क्वेश्चन एक एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है और मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो, इसलिए आपको वो भी पढ़ना जरूरी है। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु को या हाइड्रोलिक्स आयन को मुक्त कर रहे हैं वो कहलाते हैं, वो सामान्य लवण कहलाते हैं। और मैंने अभी बताया था कि दूध का पीएच 6.6 होता है और एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। अम्ल जब घुल जाता है तो वो हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान करते हैं। भस्म खारा होता है। जल में घुलनशील बेस क्षार कहलाते हैं। अम्ल और भस्म का परीक्षण के लिए लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है। अम्ल प्रोटॉन देता है और रक्त कैंसर के उपयोगी करने के लिए रेडियो आइसोट्रोपेन कोबाल्ट 60 होता है। अगर आपको वीडियो लग रहा है कि आप हमें फास्ट पढ़ा रहा हूं तो कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि किसको किसको समझ में नहीं आ रहा हो, तो उसके हिसाब से हम उसके लिए धीरे से पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं कि जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होता है। जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होता है? तो याद कर लो, सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। जल के सामान्य लवण के घोल में क्या होता है? तो सोडियम के धनात्मक आयन होते हैं और क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। लवण में जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। जल में जो लवण का अवशोषण करता है, क्या बोल रहा है कि जल में जो लवण का अवशोषण करता है वो क्या कहलाता है? तो हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन तो आप लिख ही लेना। ठीक है, पीएच मूल्यांक दर्शाता है। पीएच मूल्यांक क्या दर्शाता है? तो अभी मैंने बात की थी, अम्ल और क्षार की बात की थी, तो किसी घोल में अम्लीय और क्षारीय होने का मूल्यांक दर्शाता है। क्या दर्शाता है? अम्ल और क्षार के का मूल्यांक दर्शाता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? तो वो क्या होता है? क्षारीय होता है।
अगर अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है, तो वो क्या होता है, क्षारीय होता है। H2O और जलीय में NaOH से भरी परक नलियों का विलयन विभेद किया जाता है, तो वो लाल लिटमस द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, लाल लिटमस के द्वारा किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लो। H2O H2CO3 कैसा लवण है, क्या बोल रहा है, H2CO3 कैसा लवण है, तो H2CO3 को ऐसा लवण है, अम्लीय लवण है मेरे दोस्त, अम्लीय लवण, याद कर लेना। H2CO3 कौन सा लवण है, अम्लीय लवण है। H2CO3 जो होता है उसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, कार्बन का 1 है और ऑक्सीजन के 3 परमाणु है, तो टोटल मिला के कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। तो H2O3 कौन सा लवण है, तो अम्लीय लवण है। किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, किस, क्या बोल रहा है, किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो Na2CO3 किसका करता है, Na2CO3 का कर देता है। किसका कर देता है, ये Na2CO3 का कर देता है। कार्बन कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति के में अम्लीय होता है, क्या बोल रहा है ये, कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है, क्योंकि लवण में हाइड्रोलाइसिस जो होता है वो लवण होता है। स्थिर ताप पर किस गैस का आयतन कम करने पर दाब, उसका दाब बढ़ता है, क्या बोल रहा है ये, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होता है, उसका दाब बढ़ जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, लिख लेना। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूं कम से कम वो तो आप लिख ही लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछना तय है। क्योंकि एग्जाम में अगर पूछ रहे हैं जनरल साइंस तो मान के चलो आना तय है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, समान ताप और दाब पर गैसों में के समान आयतनों और अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किसके अनुसार है, तो आवागाद्रो की परिकल्पना के अनुसार है। किसके अनुसार है, आवागाद्रो की परिकल्पना के अनुसार है। समान ताप, क्या बोल रहा है, समान ताप और दाब पर गैसों में के समान आयतनों में अणुओं की संख्या अगर समान होती है तो वो किसके अनुसार होती है, आवागाद्रो के अनुसार। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादन किया था, क्या बोल रहा है ये, कि गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो वो क्या था, ग्राम साहब ने। किसने किया था, ग्राम साहब ने, याद कर लो, ग्राम, क्या, ग्राम, कौन सा वाला ग्राम, ग्राम, अपना ग्राम, यानी गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया, ग्राम ने किया था। वायु से हल्की गैस होती है, वायु से हल्की अमोनिया होती है, वायु से हल्की क्या होती है, अमोनिया होती है। तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि वायु से हल्की भी अमोनिया गैस होती है। ये भी पूछ ले अमोनिया से भारी गैस कौन सी होती है, तो वायु। सिंपल क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं। किसी गैस का परमाणु भार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है, क्या बोल रहा है ये, किसी गैस का अणु भार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है मेरे दोस्त, तो दुगुना होता है। कितना होता है, 2 गुना होता है। 2 गुना क्या होता है, किसी गैस का अणु भार उसके वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है। बढ़ते आगे, ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों में समान आयतन की संख्या समान होती है। किसकी समान होती है, अणु की समान होती है। किसकी समान होती है, अणु की समान होती है, ठीक है। गैसीय समीकरण PV = nRT, क्या बोल रहा है, PV = nRT में R क्या सूचक करता है, क्या बोल रहा है ये, R सूचक। तो R क्या सूचक करता है, 1 मोल गैस, क्या, 1 मोल गैस को क्या सूचक करता है, 1 मोल गैस को सूचक करता है। क्या सूचक करता है, 1 मोल गैस को सूचक करता है। भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन का दाब का आचरण दर्शाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, PV = nRT। क्या किया जाता है, PV = nRT। P क्या है, दाब है, V आयतन है, R क्या है, मोल की संख्या, T क्या है, टेम्परेचर और N है नंबर्स। तो ये आपको सब चीजें याद हो जानी चाहिए।
मैं बार बार कह रहा हूं, ये एपिसोड अगर आपने प्रॉपर पूरा देख लिया, फिर आपको कोई केमिस्ट्री का ऊपरी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको डीप पढ़ना है तो हम आपके लिए नए नए वीडियो लेके आते रहते हैं, तो वो आप देखते रहना, ठीक है। हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि आरेखीय चक्र रेखा क्या कहलाती है। क्या बात हो रही है? आरेखीय चक्र रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोथर्मल कहलाती है। थर्मल्स, आइसोथर्मल्स कहलाती है। क्या कहलाती है? आइसोथर्मल्स कहलाती है। क्या कहलाती है? आरेखीय चक्र रेखा। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? मोलों की संख्या पर। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आ जानी चाहिए कि आदर्श गैस की ऊर्जा मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। तो हमारे दिमाग में जब भी आदर्श गैस की बात आती है तो किस पर निर्भर करती है? मोलों की संख्या। सभी गैस से शून्य आयतन प्राप्त करती है, तब तापक्रम कितना होता है? -2730। कितना होता है? -2730 होता है। परम ताप का मान होता है, परम ताप का मान भी कितना होता है? -2730 होता है। कितना होता है? 2730 होता है। परम शून्य ताप है क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान क्या कहलाता है? परम शून्य ताप कहलाता है। वे पदार्थ जो जल में ऊष्मा को जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। क्योंकि हम भी ईंधन का उपयोग कर जलाने में करते हैं, तो इसलिए जलकर जो ऊष्मा प्रदान करता है उनको क्या कहते हैं? हम ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण क्या कहलाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बोल रहा है ये? कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस में गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। कौन सी गैस कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों? प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। कौन सी कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने में पीजी गैस को सिलेंडर में क्या भरकर गैस की गंध युक्त बनाया जाता है? तो वो है मरकैप्टन। क्या है? मरकैप्टन। कैप्टन साहब की बात हो रही है, मरकैप्टन। दिमाग में मरकैप्टन, क्योंकि गैसीय अवस्था की वो सुगंधित किया जाता है। गोबर गैस में मुख्यतः होता है, गोबर गैस में दोस्तों क्या होता है? मीथेन होता है। अभी पूछा था, आरएएस में भी पूछा था, एसआई में भी पूछा था, रट लो। गोबर गैस में मीथेन गैस होती है। गोबर गैस में क्या होता है? मीथेन गैस होती है। कौन सी होती है? मीथेन। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? एलपीजी में ब्यूटेन गैस होती है मुख्य रूप से। कौन सी होती है? ब्यूटेन। पीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी की बात हो रही है तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और एलपीजी में मुख्य गैस कौन सी होती है? ब्यूटेन होती है। गोबर गैस में मुख्य कौन सी होती है? तो वो मेथेन होती है। दिमाग में आ जाना चाहिए। सीएनजी की बात हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सीएनजी की बात हो रही है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी बहुत लोग गाड़ियां सीएनजी में करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एज कंपेयर पेट्रोल सस्ता है। तो भारत में ही नहीं, राजस्थान में हर जगह पेट्रोल की रेटें बढ़ गई है, इसलिए गाड़ियां सीएनजी पे करा रहे हैं। अगर पेट्रोल 7 रुपए किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो सीएनजी केवल 2 रुपए में काम हो जाता है। वो पेट्रोल से बहुत सस्ता होता है, इसलिए अभी लोग अक्सर क्या कर रहे हैं? सीएनजी पे गाड़ियां करवा रहे हैं। तो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए सीएनजी, एलपीजी।
कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो कौन करता है? हाइड्रोजन करता है मेरे प्यारे छात्रों। कौन करता है? हाइड्रोजन करता है। क्या करता है? कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो वो क्या करता है? हाइड्रोजन करता है। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन, रॉकेट, किसकी बात हो रही है? रॉकेट। रॉकेट में क्या होता है? प्रणोदक। क्या? प्रणोदक यूज किया जाता है। कौन सा ईंधन यूज किया जाता है? प्रणोदक यूज किया जाता है। तो ये चलता रह रहा है। अभी हमने लगभग 100-150 क्वेश्चन तो कर चुके हैं, 150-200 क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, देखते जाओ। कोयले की विभिन्न किस्मों में से कार्बन प्रतिशत की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो सबसे ज्यादा एंथ्रेसाइड में होती है। सबसे ज्यादा किसमें होती है? एंथ्रेसाइड में होती है। किसमें होती है? एंथ्रेसाइड में होती है। तो नाम याद रख लेना कि कार्बन की विभिन्न किस्मों में कार्बन की प्रतिशत मात्रा किसमें होती है? कोयले के अंदर। तो वो किसकी होती है? वो होती है एंथ्रेसाइड की। भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है? लिग्नाइट नाम से जाना जाता है। तो एंथ्रेसाइड और लिग्नाइट, एंथ्रेसाइड क्या होता है? सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है, और भूरा कोयला जो होता है वो लिग्नाइट कोयला कहलाता है। कौन सा कोयला कहलाता है? लिग्नाइट कोयला कहलाता है। अब हम बात करें पेट्रोल में लगने वाली आग, किस प्रकार का अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो वो है जाग वाला। कौन सा यूज किया जाता है? जाग वाला। कौन सा? जाग वाला। याद कर लो, मुंह पे याद होना चाहिए। मैं बार बार समझा रहा हूं कि पेट्रोल में लगने वाली आग किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है जाग वाला। कौन सा होता है? जाग वाला। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वो होती है CO2। कौन सी होती है? CO2। याद रख लेना, अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वो होती है CO2। CO2 अग्निशमन में। प्रति ग्राम ईंधन के द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा होता है? तो सर्वोत्तम ईंधन एक ही होता है, और वो होता है हाइड्रोजन। कौन सा होता है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो वो CO प्लस N2 का मिश्रण है। किसका है मेरे प्यारे छात्रों? O2 प्लस CO प्लस N2 का मिश्रण है। ठीक है। किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो वो किया जाता है, एक तो द्रव हाइड्रोजन का, किसका होता है? द्रव हाइड्रोजन, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन और का द्रव और ऑक्सीजन का द्रव अगर दोनों को मिला जाता है तो वो क्या कहलाता है? रॉकेट ईंधनों के रूप में काम में लिया जाता है। उत्प्रेरक, नाम बहुत अच्छा है। उत्प्रेरक की खोज किसने की? तो बर्जीलियम ने की थी। किसने की थी? बर्जीलियम ने की थी। उत्प्रेरक विष होता है, ये क्रिया निरोधक होता है। उत्प्रेरक कौन क्या होता है? क्रिया निरोधक होता है मेरे प्यारे छात्रों। क्रिया निरोधक होता है। जैविक उत्प्रेरक एंजाइम कहलाते हैं। जैविक उत्प्रेरक जो भी होते हैं उत्प्रेरक, वो क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। तेलों में के हाइड्रोजनीकरण में उपयुक्त होता है, को होता है निकल उपयुक्त करते हैं। क्या करते हैं? निकल करते हैं। शीर्ष कक्ष के प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयुक्त होता है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो जाइमेस करता है। क्या करता है? कौन सा एंजाइम, क्या बोला है क्वेश्चन, ध्यान से देखो, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित कर रहा है? ग्लूकोज को किस में बात कर रहा है? एल्कोहल में परिवर्तित कर रहा है। तो वो जाइमेस कर रहा है। कौन सा कर रहा है? जाइमेस कर रहा है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो प्लेटिनम चूर्ण का किया जाता है। किसका किया जाता है? प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग किया जाता है। किसका? प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस बनाने में की डिकन विधि उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो क्यूप्रिक क्लोराइड, क्या बात कर रहे हैं? क्यूप्रिक क्लोराइड। किसकी बात होती है? क्यूप्रिक क्लोराइड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? क्यूप्रिक क्लोराइड की। क्लोरीन गैस बनाने में डिक्कन विधि में उत्प्रेरक के रूप में काम किया जाता है। तो वो किसका? क्यूप्रिक क्लोराइड की बात हो रही है यहाँ पे।
ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक आप देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन समझा दिए हैं, उत्प्रेरक की बात चल रही है, हम उत्प्रेरक तक पहुंच चुके हैं। अब नेक्स्ट बात करें, अमोनिया उत्पादन में हेबर विधि का उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कौन कार्य करता है? तो मोलिब्डेनम करता है मेरे प्यारे छात्रों। क्या करता है? मोलिब्डेनम करता है। अमोनिया उत्पादक में कि हेबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कौन कार्य करता है? तो वो कौन करता है? मोलिब्डेनम करता है। कौन करता है? मोलिब्डेनम करता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ध्यान से देखो। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका बदलना संक्रियण ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्रियण ऊर्जा कहलाता है। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसे कहा जाता है? तो डोबे-रेनर को कहा जाता है। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसको कहा जाता था? किसने किया था या किसको कहा जाता है? तो डोबे-रेनर। डोबे का मतलब आप समझते ही हो, मैं आपको ज्यादा कुछ समझाऊंगा नहीं। तो डोबे-रेनर ने पहला किया था। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों को आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तो मेंडेलीफ ने किया था। किसने किया मेरे प्यारे छात्रों? मेंडेलीफ ने किया था। मेंडेलीफ ने क्या किया था? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों में उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो वो मेंडेलीफ ने किया था। अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य होते हैं? तो अक्रिय तत्व किस सदस्य के समूह होते हैं? शून्य समूह होते हैं। कौन से समूह होते हैं? शून्य। तीसरे और चौथे समूह में ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? क्या बोल रहा है? क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, आंसर से पहले पूरा क्या बोल रहा है ये? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? बेसिक और एसिडिक। क्या होता है? बेसिक और एसिडिक। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु के रूप में कहा जाता है? तो वो क्या जाता है? आईबी। क्या कहा जाता है? आईबी। ठीक है। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाते हैं निष्क्रिय तत्व के नाम से जाने जाते हैं। किस तत्व के नाम से जाने जाते हैं? निष्क्रिय तत्व। सबसे भारी धातु कौन सा होता है? तो ओरिस्थियम होता है। ओरिस्थियम। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन। तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी कर लो, लिख लो, वेरी इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट बता रहा हूं। सबसे भारी धातु ऑस्टियम। यहां अगर डायमंड की बात आती है तो वो सबसे कठोर धातु होती है, ध्यान रख लेना। ये कंफ्यूजन हमेशा लोग करते हैं, मैं हल्की भारी धातु की बात हो रही है तो ऑस्टियम होती है, सबसे हल्की धातु की बात हो रही है तो लिथियम होती है, सबसे हल्का तत्व की बात होती है तो हाइड्रोजन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तत्व हो गया ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन। मानव निर्मित तत्व कौन सा है? तो वो कैलिफोर्नियम। कौन सा है? कैलिफोर्नियम। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत से प्रयुक्त हो रहे हैं, तो इन लैंपों में किसका उपयोग किया जाता है? तो इन लैंपों में सोडियम का उपयोग किया जाता है। पीले कलर की बात हो रही है तो यहाँ पे सोडियम की बात होगी, फिक्स है, मान के चलो। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH। क्या होता है मेरे प्यारे छात्रों? NaOH होता है। क्या होता है? NaOH। कास्टिक सोडा की बात हो रही। बेकिंग सोडा की बात कर रहे हैं तो NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 की बात करेंगे। अगर मैं साधारण नमक की बात करता हूं तो सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। किसकी बात हो रही है मेरे प्यारे छात्रों? सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सागरीय जल की लवणता किसका अधिकतम योगदान है? तो सोडियम क्लोराइड का। क्या? सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो वो किसका है? सोडियम क्लोराइड का। किसका है? सोडियम क्लोराइड का। खाने के नमक में किससे बना होता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बना होता है। मजबूत अम्ल और मजबूत किससे बना होता है? क्षार से बना होता है खाने का नमक। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट नाम है। क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट नाम है।
फोटोग्राफी के स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाले रसायन का सोडियम थायोसल्फेट। कौन है? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, या नाम याद कर लो, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। किसका है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसका निलंबन है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी 2010, 11, 13 तीन बार पूछा गया है। पर्णहरित की धातु का संगठन है मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। कौन सा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है तो वो कौन सा होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अति मुलायम खनिज टॉल्क का मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट। कौन सी बात हो रही है? मैग्नीशियम सिलिकेट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अति मुलायम खनिज का टॉल्क। यद्यपि भूपटल पर एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक होती है, सबको पता है, फिर भी लोहे एल्यूमिनियम से महंगा होता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम उत्पादन में धात्विक विद्या लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली होती है। एल्यूमिनियम के उत्पादन में बहुत ज्यादा खर्च आता है इसलिए महंगा होता है, पर लोहे में उत्पादन में ज्यादा खर्च नहीं आता इसलिए एल्यूमिनियम से थोड़ा सस्ता होता है। बस दिमाग में यही ध्यान रखना, और ज्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। भारत में एल्यूमिनियम का उत्पादन के स्थापन हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइट और किसके ने उपलब्ध कराता है? तो वो विद्युत करवाता है। क्या करवाता है? विद्युत करवाता है। चीज याद कर लो, अस्थियों और दांतों को मजबूत रासायनिक द्रव्य कौन सा है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। कौन सा है? कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? 2CaHCOSC2O। ये किसका होता है? और डोलोमाइट का रासायनिक तो CaCO3 MgCO3, CaCO3 MgCO3, CaCO3 MgCO3 डोलोमाइट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इतने सारे हमने अभी तक क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो एक और लेके आऊंगा जिसमें मैं केमिस्ट्री के एक से लेकर लास्ट तक हर टॉपिक के कम से कम 50 क्वेश्चन, यानी मान के चलो लगभग 1000 क्वेश्चन होंगे। कितने? 1000 क्वेश्चन। 4 घंटे की क्लास बनेगी। बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो, क्योंकि वीडियो कभी भी आ सकती है, नोटिफिकेशन आपको कभी भी मिल सकती है। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो यहाँ पे वीडियो भी जरूर देखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सब्सक्राइब करने के बाद आपको कुछ लाभ नहीं मिले। क्योंकि अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे परिवार के सदस्य बनने जा रहे हैं, तो हमारी पहली प्रायोरिटी है कि आप हमारे परिवार के सदस्य होने के नाते हम आपको हर चीज प्रोवाइड करवाएं, हर चीज आपको दे, जिससे आपकी सफलता में हमारा भी हाथ रहे, हमारा भी योगदान रहे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को।